अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू MK टॉक्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, कौन सा मुल्क दुनिया का सुपर पावर है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रा सी आपको सोचना पड़ेगा कि किस मुल्क की इकानमी दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, किस मुल्क का जीडीपी दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी यानी 22 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का है, किस मुल्क की कंपनीज़ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं और सबसे रिलायबल कंपनीज़ हैं, किस मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री ने दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है और किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेज़ जीते हैं। ठीक है, और किस मुल्क की मिलिट्री दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है। तो आपके इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, डैट्स अमेरिका। ठीक है, कि अमेरिका ही है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकानमी है, सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, सबसे ज़्यादा जीडीपी है। तो अब आगे जो है वो बात है कि हाउ, कैसे अमेरिका कैसे दुनिया का सुपर पावर बना। तो इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में पोशीदा है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1800 से पहले इंडिया और चाइना ये दो बड़े खित्ते थे जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, और इन्हीं दो खित्तों में दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड जो मरकज़ था वो यही दो खित्ते थे। और 1900 के बाद मतलब पिछले 100 सालों में अचानक यूएसए यानी अमेरिका कैसे ऊपर आया और ये कैसे दुनिया के जीडीपी में सबसे ऊपर आ गया। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया। यूरोपियंस को अमेरिका का पता चला इससे, और इसके बाद अमेरिका की कॉलोनाइजेशन का एरा स्टार्ट हो गया। तब अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे जिनको नेटिव इंडियंस यानी वहाँ के मुकामी कहा जाता था। ठीक है, और यूरोपियंस ने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन कैसे स्टार्ट की कि स्पेन सबसे पहले आया साउथ अमेरिका में, और अमेरिका साउथ अमेरिका वो है जिसे आज लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यही वजह है ये ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आज भी स्पेनिश बोली जाती है। और इसके बाद ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जिसे हम आज कहते हैं, उसने अपनी पहली कॉलोनी 1600 में अमेरिका में बसाई। और इसके साथ साथ ही फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी, और स्टार्ट में यही बड़ी पावर्स होती थी, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया। और इनकी 150 साल की ग़ुलामी के बाद आखिरकार 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन ने ब्रिटिश से ख़ुद को आज़ाद कर दिया। वो आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन के अमेरिका एक न्यू कंट्री बनकर सामने आया। इधर से स्टार्ट होता है जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, मगर हम आते हैं 1800 के बाद, क्योंकि 1800 से पहले अमेरिका कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं था, और 1800 के बाद ही अमेरिका आगे बढ़ने लगा। तब इंडिया भी कॉलोनाइज था, यानी ब्रिटिश की कॉलोनी था एक। ठीक है, तो अमेरिका एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनकर सामने आया। तब दो ही पोल थे, दो ही एंड थे, या तो कंट्रीज़ को फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की ग़ुलामी में रहना था, उनकी राज के अंडर रहना था, या फिर अमेरिका को ज्वाइन करना था। तो हर मुल्क अमेरिका से ही मिलना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर फुल फ्रीडम थी और उनको जो है तो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन थी उधर। और इसी दौरान 1836 को एक मुल्क टेक्सास जिसे हम कहते हैं, जिसने मेक्सिको से आज़ादी हासिल की थी, मगर मेक्सिको इसे फिर भी तंग करता था। टेक्सास ने भी ये फ़ैसला किया कि वो अमेरिका का ही अलायंस बनेगा, उसी के साथ ही ख़ुद को एक्सीड करेगा। इसी तरह एक के बाद एक मुल्क अमेरिका में शामिल होता गया और अमेरिका बड़ा बनता गया। और उसी दौरान अमेरिका भी ये चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी को, अपने एरिया को एक्सपेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करे। तो अमेरिका ने जो उसकी स्टेट है अलास्का, उसको रशिया से ख़रीदा था और उसे भी अपने साथ मिला लिया और एरिया मज़ीद बढ़ा दिया। और इसी तरह एक और रियासत थी हवाई जिसे कहते हैं, उस पर भी अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका यूरोपियंस की तरह कॉलोनाइज़र तो नहीं था, मगर उसका बिहेव बिल्कुल उन्हीं की तरह था। और इसी तरह प्यूर्टो रिको, गुआम और फ़िलीपींस को भी अमेरिका के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली ने 1898 में अमेरिका से मिला लिया। और अमेरिका ने स्पेन को $200 मिलियन दिए कि फ़िलिपाइन को उसके साथ एक्सीड कर दे, मगर अब फ़िलिपाइन 1946 के बाद अमेरिका से आज़ाद है। और इसके बाद 1900 में अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मुल्क बन गया, और ज़ाहिर है जितना बड़ा मुल्क होगा उतना ज़्यादा जीडीपी होगा। और असल मैजिक शुरू होता है 1900 से 1950 के दरमियान। और इस टाइम में क्या हुआ था, इस टाइम में दुनिया में दो जंगें लड़ी गई थी, जिन्हें दो जंग अज़ीम कहा जाता है, एक पहली जंग अज़ीम और एक दूसरी। और ये जो दोनों वर्ल्ड वार हुई थी ये यूरोप में हुई थी, यानी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली सब आपस में लड़ रहे थे। और अमेरिका
सिर्फ इस वार में वेपन्स प्रोवाइड करता था, ठीक है, वो अपना बिजनेस चमका रहा था उधर। और इन दोनों वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका वो मुल्क था जिसने खूब प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, और अपनी इकानमी को मजबूत किया है। और जो यूरोप था यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन वगैरह, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी और वहाँ की जो करेंसी थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। वहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ की तो करेंसी वैल्यू बिल्कुल डाउन जा रही है, तो लोगों ने सोचा कि वो इस वक्त डॉलर को ख़रीद लें, क्योंकि डॉलर दोनों वर्ल्ड वार में स्टेबल करेंसी रहा। तो उन लोगों ने डॉलर को ख़रीद लिया क्योंकि वो स्टेबल करेंसी था, इसी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ गई। इसके बाद 1944 में जब दूसरी जंग अज़ीम अपने इख्तितामी मराइल पर थी, तो 44 अलाइड कंट्रीज़ ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए यूएस डॉलर से लिंक कर देंगे। तो हुआ ये कि अलाइड कंट्रीज़ ने ये जंग जीती और इस तरह यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया, जो कि अमेरिका के लिए एक और बहुत बड़ा प्रॉफिट था। और जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होती है तो एक डिपार्टमेंट जिसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से दो इदारे कायम हुए जिनका मकसद था पीस को मेंटेन करना। और इसी के बेस पर एक और था GATT, जिसको कहा जाता है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको 23 मुल्कों ने मिलकर बनाया। और इसका मकसद था कि हम आपस में तिजारत करेंगे, अपनी इकानमी को बूस्ट करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। तो इसी एग्रीमेंट की बेस पर 1995 में WTO बन गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और अब एरा स्टार्ट होता है 1950 के बाद का। 1950 के बाद अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर बनकर सामने आई और इन दोनों के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट हुई। ये एक आइडियोलॉजिकल वार थी, यानी नज़रियाती जंग थी कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म के दरमियान। और जो कम्युनिज़म था उसे सपोर्ट करता था रशिया और जो कैपिटलिज़म था उसे सपोर्ट करता था अमेरिका। और इन दोनों मुल्कों ने बड़ी चाल चली और इन दोनों प्रॉक्सी वार खेली, ठीक है। प्रॉक्सी वार मतलब कि इन दोनों ने अपनी टेरिटरी, अपना एरिया नहीं यूज़ किया वार में, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर ये आपस में लड़ाई करती रही कि उनका भी साथ में नुकसान करती रही और ख़ुद सिर्फ अपनी मिलिट्री इन्वॉल्व करती रही। और अमेरिका को जहाँ जहाँ लगता था कि कम्युनिज़म प्रमोट हो रहा है, उन्होंने वहाँ जाकर टेररिस्ट ग्रुप को ख़रीद लिया या वहाँ पर पैसे देकर सरकारें गिरा दी या अपोजिशन के साथ मिलकर उस उधर की जो गवर्नमेंट थी उसको जो है तो वीक कर दिया, और या फिर बिल्कुल सरेआम कत्लेआम शुरू कर दिया। इसी तरह फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जाकर अफ़गान तालिबान के साथ मीटिंग की और उन्हें फंडिंग की ताकि सोवियत यूनियन यानी रशिया का इन्फ्लुएंस कम किया जाए। और इसी तरह अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप का एवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया। और ऐसी ही कोई कहानी मिलती है ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान वगैरह में। तो इस तरह दूसरे मुल्कों की इंटरनल पॉलिटिक्स में आने से बहुत सारे ममालिक मुकम्मल अमेरिका पर डिपेंड करने लग गए और इस तरह अमेरिका और भी मजबूत होता चला गया। यही वजह है कि आज 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान रशिया के ख़िलाफ़ अपनी मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया। तो यही वजह है कि आज अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और नंबर 1 आर्मी मानी जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इसके अलावा 1949 में अमेरिका ने एक नेटो अलायंस बनाया था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जो आज तक चल रहा है। यही वजह है कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ दोनों वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगी, क्योंकि उनकी ख़ुद की इकानमी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अमेरिका दोनों जंगों में स्टेबल रहा था। और अब अमेरिका में बहुत से प्रेसिडेंट आए थे जिनमें से कुछ मिलिट्री पर बहुत फोकस करते थे, जैसा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, और कुछ जो थे वो पीस लविंग थे, यानी वो डिस्प्यूट का पीसफुल सेटलमेंट चाहते थे, जैसे आप बराक ओबामा की एग्जांपल इधर ले सकते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है तो जो अमेरिका है वो पीसफुली आगे प्रमोट होता गया, आगे बढ़ता चला गया। इसी तरह अमेरिका के एक और प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका को वर्ल्ड वार 1 से बाहर ही रखा जाए, और उन्होंने तब इंटरफेरेंस किया 1917 में, जब उन्हें लगा कि उनके इंटरफेरेंस से ये जंग ख़त्म हो सकती है, तो तब उन्होंने इस जंग के अंदर मुदाखलत कर दी, ठीक है। और उधर ही पहली जंग के अजीम ख़त्म होने के बाद वुडरो विल्सन ही थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी। ये एक इंटरनेशनल बॉडी थी जो पीस को मेंटेन करती थी, और इसके बाद इसी की बेस को
मतलब आगे प्रमोट करके दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूएनओ को बनाया गया। और अगर कोल्ड वार के दौरान देखा जाए तो दुनिया में फिर दो ही पोल बनकर सामने आ गए, ठीक है। जब दूसरी जंग अज़ीम हुई, अलाइड ने अमेरिका की सपोर्ट ली और अमेरिका उधर उन्होंने अपना डॉलर के साथ अपनी करेंसी को कंपेयर कर दिया, लिंक कर दिया, तो अमेरिका बड़ी सुपर पावर बनकर सामने आया। और उस वक्त दो सुपर पावर्स थी, अमेरिका और रशिया। तो या तो कंट्रीज़ को ज्वाइन करना था अमेरिका को या तो रशिया को। तो जब 1990 में रशिया को टुकड़ों में बिखेर दिया गया तो एक ही सुपर पावर रह गई जो कि है अमेरिका, जो आज भी दुनिया की सुपर पावर है। यहाँ से अमेरिका वर्ल्ड नंबर 1 सुपर पावर बनता है। ये हमारी जितनी भी डिस्कशन थी ये तो थी जी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इनके अलावा कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ भी थी अमेरिका की जो कि उसको प्रमोट करने में, उसको सुपर पावर बनाने में बड़ी मददगार साबित हुई। जैसा कि यूएस की पॉलिसी थी कि वो बेस्ट टैलेंट को प्रमोट करता था और बाहर के ममालिक से भी बेस्ट टैलेंट को हायर करके उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता था। और ये जो रीज़न है ये आज भी वैलिड है। कैसे कि अगर आप पुरानी एग्जांपल लें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखें, जो कि एक जर्मन था। वो अमेरिका में आके उसने कितना ज़्यादा वर्क किया और कितना ज़्यादा वो फेमस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आज के दौर में आप देखें एलोन मस्क, ठीक है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका नाम आता है, जो कि साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। और उसने भी अमेरिका में आया और कितनी ज़्यादा उसने शोहरत पा ली। ये थी जी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। इस वीडियो पे एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी बनता है। तो काइंडली अपना राय का इज़हार करके लाजमी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।